ड्रॉपर। ड्रॉपर। अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया, माफ़ी चाहूँगी। ड्रॉपर बड़ा ही दारुण दृश्य था। 3 माह के कर्ण ने 2 दिन से एक बूंद भी दूध नहीं पिया था। सुहानी कभी उसे पनीली आंखों से बेबसी से देखती तो कभी मिन्नत भरी निगाह से दूध पीने का आग्रह करते हुए उसे छाती से चिपटा लेती। कर्ण चाह कर भी अपनी क्षुधा नहीं मिटा पा रहा था। सांस लेने पर उसकी छाती से आरा मशीन के चलने जैसी आवाज़ आ रही थी। दूध पीने की उसकी हर चेष्टा विफल होती जा रही थी। ईश्वर कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। एक माँ आज अपने को असहाय और अशक्त महसूस कर रही थी। 3 माह के बच्चे को क्या चाहिए? बस छटाक भर दूध, वो भी वो उसे नहीं पिला पा रही थी। जिसे सांस लेने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, वो दूध कैसे पिए? सुहानी की आंखें बार बार छलछला जाती। इस निर्जर सावन में वो अकेली ही भीग रही थी। उसका दर्द साझा करने वाला कोई नहीं था। उसने फिर कर्ण को गोद से उठा, छाती से चिपका लिया, इस उम्मीद में कि उसकी ममता की उष्णता से शायद कर्ण की छाती में जो रुकावट है वो पिघल कर बाहर आ जाए और वो 2 घूंट दूध पी ले। पर कर्ण को शायद ब्रोंकियल अस्थमा हो गया था। घर में जैसे किसी को भी लेश मात्र चिंता नहीं थी। कर्ण के पिता रवि रोज दफ्तर निकल जाते। दादी अपने पूजा पाठ के ढोंग को मजबूत करती और पूजा पाठ खत्म कर खुद को भोग लगाती और फिर दोबारा सो जाती। सुहानी को दफ्तर से शिशु देखभाल अवकाश मिला हुआ था, पर उसका सारा दिन घर के काम निपटाने में निकल जाता। उसकी जेठानी दफ्तर निकल जाती, बस घर में उसके और उसकी सास के अलावा उसके जेठ अनिल ही घर पर होते थे, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। जब सुहानी काम करती तो कर्ण को उसके पापा अनिल के पास पालने में लिटा देती थी। अनिल को भी कर्ण के मासूम से चेहरे को देखकर बहुत प्यार आता था। वे बीच बीच में अपना काम छोड़कर उसे गोदी में भी उठा लेते थे। उनकी गोद में कर्ण को देने में सुहानी को कोई आपत्ति नहीं थी और कर्ण भी चुपचाप उनकी गोद में लेटा रहता था। परंतु अनिल उसे गोद में लेते ही उसके गर्म कपड़े उतार देता था, क्योंकि अनिल खुद दमे का मरीज था और उसे गर्म कपड़ों से घबराहट होने लगती थी। भरी सर्दी में भी वो गर्म कपड़े नहीं पहनता था, लिहाजा उसे कर्ण को गर्म कपड़े पहने थे घुटन होने लगती थी। इसलिए वो उसके नन्हे बदन से कपड़े उतार फेंकता था। उसके कोमल पैरों से जुराब ऐसे खींच कर फेंक देता था मानो वो जुराब ना हो, गुलाब जैसे पैरों में चुभने वाला कोई कांटा हो। अब कर्ण की पहली सर्दी ठहरी। बड़े बुजुर्ग कहते हो तो कहते रहे कि बच्चे की पहली सर्दी बड़ी नज़ाकत से निकालनी होती है, खास ध्यान रखना होता है। खास ध्यान तो कर्ण का भी रखा जा रहा था, पर अनिल के मुताबिक। नतीजा, कर्ण को 3 माह की उम्र में दमा पकड़ गया, वो भी इतना भयंकर कि कर्ण को माँ का दूध पीने में भी तकलीफ हो रही थी। सुहानी का मन छटपटा रहा था, वो बेचैन हुई जा रही थी। 3 माह के बच्चे को तो ना ऊपर का खाना दे सकते हैं, ना पानी, और जब वो छाती ही नहीं चूम पा रहा तो खाने पीने की तो बात ही छोड़ दो। सुहानी रवि का इंतजार कर रही थी कि वो आए तो कर्ण को डॉक्टर के पास ले जाए। रवि आधे दिन की छुट्टी लेकर आने वाला था। शाम के 4 बजने को आए, पर रवि का कोई अता पता नहीं था। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। उसके पास उसके दफ्तर के किसी साथी का फ़ोन भी नहीं था। दफ्तर के लैंडलाइन फ़ोन पर कोई उठाकर राजी नहीं। सबको जैसे कोई आशंका हो कि फ़ोन उठाने पर कोई बुरी खबर ही मिले। 2 घंटे से बारिश भी हो रही थी। रवि को तो स्कूटर पर ही आना था। शायद मेट्रो के पुल के नीचे खड़ा होकर बारिश के बंद होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहा होगा। नहीं नहीं, वो बाप है। उसे भी पता है कि कर्ण ने 2 दिन से दूध नहीं पिया है और डॉक्टर अपनी क्लिनिक में केवल 4 से 6 बजे तक ही तो बैठता है। तो वो चाहे बारिश में भीगता हुआ ही क्यों ना आए, पर ज़रूर आएगा। ऐसा उसने 2 बजे सोचा था, जब बारिश हल्की थी। पर अब 4 बज चुके थे और रवि की कोई खबर नहीं थी। बारिश और घड़ी की रफ्तार तेज होती प्रतीत हो रही थी। बचपन में सुहानी को बारिश बहुत पसंद थी, बल्कि कुछ महीनों पहले भी बारिश के नाम से उसका चेहरा खिल उठता था। पर जब से उसे पता चला कि मौसम बदलने से जब बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता तो दमा हो जाता है, तब से सुहानी को बारिश से चिढ़ होने लगी थी। वो बार बार अपने भगवान मनाती कि बारिश ना हो, पर उफ, ये बेमौसम की बरसात तो जैसे उसकी जान लेने पर ही तुली थी। कर्ण भूख से परेशान होकर रोता। रोने से उसकी छाती बजने लगती, जिससे वो और रोता। रो रो कर वो थक गया तो आंसुओं से भीगी आंखों से माँ से लगी उम्मीद भी धुंधली हो गई। सुहानी का कलेजा बाहर आने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे सक्शन पंप की याद आई। जब वो अस्पताल में थी तो बगल वाले बिस्तर पर जो जच्चा थी, उसका बच्चा दूध नहीं पी पा रहा था। तो सक्शन पंप की मदद से नर्स ने माँ का दूध कटोरी में निकाल कर
बच्चे को चमचे से पिलाया था। सुहानी ने कर्ण को पालने में लिटाया और बगल के केमिस्ट की दुकान से दौड़कर सक्शन पंप ले आई। पर ये क्या, चम्मच से मुंह में दूध डालने पर भी कर्ण उसे सटक नहीं पा रहा था। दूध गले के अंदर उतरने की बजाय गर्दन पर फिसल रहा था। इतने यत्न से उसने दूध निकाला था, पर कर्ण की क्षुधा मिटाने की उसकी ये कोशिश भी विफल हो गई। सुहानी दिमाग खुजलाने लगी। उसे ये तो नहीं समझ आ रहा था कि क्या करे, पर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। क्या उसका कर्ण अकेले ये लड़ाई लड़ेगा? नहीं, एक वो ही तो है जिसे कर्ण को कृशकाय होने से बचाना है। 5 बज गए तो सुहानी के दिमाग ने उसके दिल को झंझोड़ा। बस कर झूठी उम्मीद लगाना। आधे दिन की छुट्टी की होती तो क्या अब तक घर ना पहुंच गया होता? अब क्या पूरी छुट्टी होने का इंतजार करेगी? तब तक तो डॉक्टर उठकर चला जाएगा। उसे पता था कि रवि निर्मोही है, पर उसका दिल इस हकीकत को मानने से इनकार करता रहता था। कोई अपनी पहली औलाद के लिए कैसे निर्मम हो सकता है? वो ये सोच सोचकर अक्सर हैरान होती रहती थी। पिछली रात की ही तो बात थी जब कर्ण रो रहा था तो उस नन्ही सी जान को जोर से झिड़क दिया था रवि ने। चुप साले, रोकर थकता भी नहीं है। सारी रात रोता रहता है, दिन भर दफ्तर में खटखट और रात को इसका ड्रामा। जब से ये पैदा हुआ है सोना मुहाल हो गया है। यह कहकर अपना तकिया उठाकर ड्राइंग रूम में सोने चला गया था। सुहानी को गुस्से से ज्यादा हैरानी हुई थी। क्या सोना बच्चे के स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी है? क्या दफ्तर की खिटपिट इतना परेशान कर देती है कि इस मासूम सी जान की परेशानी दिखाई नहीं दे रही? कर्ण की दादी गोमती ने भी अपने लड़के की हाँ में हाँ मिलाई थी। उन्होंने ही उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई थी कि सुहानी हर दिन भर कर्ण को लेकर सोती रहती है, इसलिए तो ये रात को सोता नहीं है। तो परवाह न कर, दूसरे कमरे में सो जा। जा, कुंडी बंद करके आराम से सो जा। वैसे भी बच्चे को संभालना माँ की जिम्मेवारी है। माँ द्वारा इस ज्ञान को सुनने के बाद रवि के कान कर्ण के रोने के स्वर के लिए बंद हो गए थे। सुहानी हैरान होती थी कि कैसे एक पढ़े लिखे व्यस्क के दिमाग पर इस तरह पत्थर पड़ जाते, कैसे उसे कर्ण की सांस की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही, कैसे बच्चा केवल माँ की जिम्मेवारी हो गई। क्या बेखलल नींद के लिए माँ की झूठी बातों की आड़ की जरूरत है? कैसे 30 वर्ष का व्यक्ति अपने शादी करने और बाप बनने के लिए तो व्यस्त है, पर अपना घर संसार बसाने के लिए वह कदम कदम पर माँ को बैसाखी बनाता है। तो क्या बच्चा भी माँ से पूछकर पैदा किया था? शायद हाँ। सुहानी के स्मृति पटल पर घिर घिर कर पुरानी बातें छा रही थी। उसे बरबस ही स्मरण हो आया जब उसने शादी के तुरंत बाद कहा था कि हम 3 साल बाद गृहस्थी शुरू करेंगे, और तब रवि ने इस बात का पुरजोर विरोध किया था। उसे तत्काल परिवार बढ़ाना था। शादी के समय ही उसने रिटायरमेंट की गणना कर ली थी। उसे रिटायरमेंट से पहले अपने पैदा होने वाले बच्चों की शादी करनी थी। उसने ये भी कहा था कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। आंगन में गूंजती बच्चों की किलकारी उसके हृदय को आह्लादित करती है। सुहानी कुल 23 बरस की थी। उसे नई शादी का आनंद लेना था। रवि के साथ घूमने फिरने के उसके अरमान थे। तरह तरह के कपड़े पहनना, तैयार होना उसे अच्छा लगता था। फिल्मों में नव विवाहित जोड़े को देखकर उसने कई सपने संजोए थे। अपने से 7 बरस बड़े पति परमेश्वर से उसने बहस करना उचित न समझा। उसका स्त्री मन थोड़ा झिझक और थोड़ा ममत्व के बीच झूला जरूर था, पर ममत्वी अंगड़ाई ने शायद कुछ ज़्यादा ही लंबी पींग ले ली थी जो उसे डराने लगी थी। शादी का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि गौर वर्णी सुकोमल कर्ण उसके आंचल में किलकारी मारने लगा था। उसकी चमकदार आंखें रात में उजाला कर देती थी। कर्ण की आंखों में नटखटपन और चंचलता कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके रूप को देखकर सब मोहित हो जाते थे, और शायद इसलिए उसे जल्दी ही नज़र भी लग जाती थी। इसलिए तो उसके चुलबुले चहकते बच्चे को 3 माह की उम्र में ही इतना कष्ट भोगना पड़ रहा था। सुहानी के ख्यालों की लड़ी घड़ी की सुई की तरह बढ़ती ही जा रही थी। वो हड़बड़ा कर उठी। उसने होश संभालते हुए निर्णय लिया कि वो अब और इंतजार नहीं करे। ऑटो करके कर्ण को खुद ही डॉक्टर के पास ले जाएगी। बारिश की वजह से ऑटो वाले ने दुगने दाम मांगे। उस समय यदि वो उसके प्राण भी मांग लेता तो वो उसको दे देता। उसे कैसे भी कर्ण को डॉक्टर को दिखाने ले जाना था। रवि अब भी घर नहीं पहुंचा था। उसने बड़े भैया और अपनी सास को कहा कि वो कर्ण को डॉक्टर के पास ले जा रही है। ये अनुमति लेने का समय नहीं था। भैया ने हामी भर दी। उन्हें तसल्ली थी कि सुहानी ने कम से कम उन्हें साथ चलने के लिए तो नहीं कहा। गोमती ने स्वभाववश उसकी गति में अवरोध पैदा करना चाहा। अरे रवि को तो आने देती, वो बाप है, वो ही तो निर्णय लेगा कि डॉक्टर को दिखाने जाना भी है या नहीं। घर में ही काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिए। सुहानी को रवि के घर न आने का कारण स्पष्ट हो गया। सुहानी ने सुना अनसुना किया। अभी तो उसकी स्मृति पर चित्र उमड़ा था कि उसे सुनाया गया था कि बच्चा माँ की जिम्मेवारी होता है। उसने कर्ण को सीने से चिपकाया और ऑटो में बैठ गई।
चलो भैया पंजाबी बाग। अकेले जाते हुए उसे रवि पर गुस्सा आने लगा। रात को जब रवि दूसरे कमरे में सोने गया था तो उसने उससे विनम्र आग्रह किया था। कर्ण की छाती बज रही है, इसने एक बूंद भी दूध नहीं पिया है, इमरजेंसी में दिखाने चलते हैं। पर रवि को पर तो जैसे नींद हावी थी। कल देखते हैं ना, रात की ही तो बात है, निकाल लो। हाँ, रवि ने कहा था। तो क्या कल छुट्टी ले रहे हो? सुहानी की आंखें चमक उठी थी। इस पर रवि सकपका गया था। छुट्टी? नहीं नहीं नहीं, छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी। रवि की जुबान लड़खड़ा गई थी। तो फिर? सुहानी बस इतना ही बोल पाई थी। लंच के बाद आता हूँ ना, हाफ डे में, तब चलेंगे डॉक्टर के पास, ठीक? हाँ, अब तुम कर्ण को सुलाने की कोशिश करो। हाँ, चलो चलो, गुड नाइट। यह कहकर रवि ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। सुहानी ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया था। 15 घंटे, हे ईश्वर, किसी तरह मेरे बच्चे के लिए 15 घंटे निकाल दो, फिर हम माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे। पर अब उसकी समझ में आ रहा था कि रवि ने बात खिसकाने के लिए बोल दिया था। उसे अपनी नासमझी पर कोफ्त होने लगी। ऑटो वाले की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। ऑटो वालों को वहीं रुकने का इशारा करके वो क्लिनिक में दाखिल हुई। डॉक्टर ने जैसे ही देखा कि छाती से गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, उसने तुरंत नेबुलाइजर में दवा डालकर कर्ण को थोड़ी राहत पहुंचाई। एक इंजेक्शन भी लगाया और ड्रॉपर से कुछ दवाइयाँ भी पिलाई। 10 मिनट बाद बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कीजिएगा। ये पी पाएगा? सुहानी ने आश्चर्य मिश्रित उत्सुकता से पूछा। कोशिश करिएगा, पर यह अस्थायी इलाज है, इसे दाखिल करना पड़ेगा। दाखिल? हाँ। सांस नली एकदम सिकुड़ गई है। आप तो देख ही रही हैं कितनी तकलीफ हो रही है सांस लेने में। जी जी, पर इसके पापा साथ नहीं आए ना, और मैं भी रुकने के हिसाब से सामान नहीं लाई हूँ, सुहानी ने कहा। कोई बात नहीं, यहाँ क्लिनिक पर तो मैं भी भर्ती नहीं करता। कल सुबह अस्पताल आ जाना, मेरा पर्चा दिखा देना, बच्चे को क्रिटिकल केयर यूनिट में दाखिला मिल जाएगा। तब तक घर में नेबुलाइजर किराए पर लेकर या खरीद कर जो मैंने दवा लिखी है उससे भाप देते रहना। मैंने सारे निर्देश पर्चे पर लिख दिए हैं। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। वैसे इतनी हालत कैसे खराब हो गई? कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है क्या घर में हिदायत देने वाला? बदलते मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए था बच्चे का। जी जी, सुहानी बस इतना ही बोल पाई थी। और इसके पापा, जिनसे पूछकर आप इसे भर्ती करवाएंगी, कहाँ है वो? डॉक्टर ने थोड़ी आवाज़ को कड़क करते हुए पूछा। जी दफ्तर में, सुहानी ने बात संभालते हुए कहा। बच्चे की यह हालत एकदम से तो नहीं हुई होगी, कई दिन पुरानी लग रही है। जब हालत इतनी नाजुक थी तो पहले ही इमरजेंसी में लेकर आना चाहिए था। सुहानी डॉक्टर साहब की बात चुपचाप सुनती रही। वो बोलती भी तो क्या बोलती। डॉक्टर ने फिर कहा, आप देखने में तो पढ़ी लिखी लग रही हैं और अच्छे घर से भी। फिर भी यदि पैसे की दिक्कत लग रही हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कमरे भी हैं अस्पताल में, नहीं तो सरकारी अस्पताल में भी दाखिल करवा सकती हैं। मैं डराना नहीं चाहता, परंतु बच्चा बहुत सीरियस है। मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्जी। डॉक्टर की बातें उसे सूई की तरह चुभ रही थी, पर हकीकत तो यह थी कि डॉक्टर साहब की एक एक बात सच्ची थी। सुहानी ने महसूस किया कि कर्ण उसके सीने पर हाथ मार रहा है। उसने थोड़ा दूध सपड़ा और फिर वो सो गया। बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी। बाहर का मौसम शायद उसके जीवन के मौसम के हिसाब से करवट ले रहा था। ऑटो वाला वहीं खड़ा था। सुहानी को आता देख उसने ऑटो को स्टार्ट करने के लिए किक लगाई। भैया, घर के पास वाले केमिस्ट की दुकान से होते हुए चलना, सुहानी ने हिदायत दी। ऑटो वाले ने ठीक केमिस्ट की दुकान के सामने लाकर ऑटो रोका। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। सुहानी ने उतरना ठीक नहीं समझा। वो सोच ही रही थी कि वहाँ से ऑटो वाले को कहकर पर्ची भिजवाए कि बारिश में खाली बैठे केमिस्ट के एक लड़के को ऑटो की तरफ भेजा। सुहानी ने पर्चे पर लिखी दवाइयाँ और किराए पर नेबुलाइजर लिया। ऑटो वाले ने ऑटो को घर की तरफ बढ़ा दिया। गली में पानी काफ़ी भर गया था। ऑटो वाले ने ही उतरकर डोरबेल बजाई। कोई भी दरवाज़ा खुलने नहीं आया तो उसने लगातार 3-4 बार और बेल बजा दी। सुहानी के पति ने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। यूँ तो दरवाज़ा खोलते ही रवि की नज़र ऑटो में बैठे सुहानी और कर्ण पर पड़ गई थी, पर वो उल्टे पाँव ही अंदर हो लिया। ऑटो वाले ने बड़बड़ाते हुए छाता पकड़कर सुहानी को ऑटो से बाहर निकालने में मदद की। सुहानी ने उसे किराया और कुछ बख्शीश दे विदा किया। उसका मन तो घर के अंदर जाने का नहीं कर रहा था।
यदि बरसात ना हो रही होती तो शायद 5-10 मिनट पार्क में बैठकर रोना चाहती थी। उसे सीने में भारीपन और जकड़न महसूस हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कर्ण को महसूस हो रही हो। साथ ही रवि का अटपटा व्यवहार उसे परेशान कर रहा था। पहले रात को रवि का झुंझलाना, फिर हाफ डे वाला झूठ और उन्हें देखकर अनदेखा करना। अपनी सास और जेठ का रवैया देखकर भी उसका मन बुझ सा गया था। उसे किसी का भी व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, पर गोमती को तो शायद मूल को ही देख देख कर खुश होती रहती थी। रवि का व्यवहार तो उसकी समझ से बाहर था। फिर भी वो वक्त इन सब बातों के बखी उधेड़ने का नहीं था। कर्ण की नाजुक हालत का डंका बजाने का था। डंका बजाने का इसलिए क्योंकि उसकी नाजुक हालत तो सबको दिख ही रही थी, पर सब उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। तो उसने सोचा कि हिम्मत कर बस निर्णय का ऐलान कर दे। 7 बज चुके थे। उसकी जेठानी लीला भी दफ्तर से आ गई थी। सब चाय पी रहे थे। सुहानी का आना उन्हें खलल सा प्रतीत हुआ। गोमती ने बस तिरछी निगाह से देखा। अनिल मुंह झुकाए बैठा था। लीला ने चाय का कप पटकते हुए कहा, आ गई मैडम अपने लल्ला को लेकर। रवि ने कहा, इंतजार नहीं कर सकती थी, कहा तो था आ जाऊंगा। सुहानी ने रवि की तरफ प्रश्नवाचक निगाह से देखा। उसकी निगाहों ने रवि से पूछना चाहा कि कहा तो था, पर आए क्या? पर उसके प्रश्न को उसकी झुकती निगाहों ने नज़रअंदाज किया। सुहानी की निगाह उसके निगाहों के साथ उसके गीले जूते, पतलून और कमीज पर पड़ी। रवि ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ था। गीले कपड़े नहीं बदले मतलब अभी अभी दफ्तर से आया होगा। सुहानी को चिंता हुई। कपड़े बदल लीजिए, ठंड लग जाएगी। डॉक्टर ने कर्ण को नेबुलाइजर देने को कहा है, मैं ज़रा इसको नेबुलाइज कर देती हूँ, सुहानी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसने उन लोगों की फुसफुसाहट सुनाई थी। सुहानी मैडम का अकेला लाल ही दुनिया में आया है और बीमार हुआ है। उफ, लीला ने जोर से बोला। खाना बनाने का समय हो गया है ना, काम चोर कहीं की। बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाओ ताकि घर का कोई काम ना करना पड़े। यहाँ सारा दिन दफ्तर में खटका रहो, फिर चूल्हा चौका करो। ये ताना सुनते ही रवि अपने कमरे की तरफ दौड़ा। उसने सुहानी से कर्ण को लगभग खींचते हुए कहा, तुम चूल्हा चौका संभालो, मैं कर्ण को नेबुलाइज करता हूँ। अभी तो सबने चाय पी है, अभी थोड़ा ही कोई खाना खाएगा, 10 मिनट लगेंगे नेबुलाइज करने में, सुहानी ने नेबुलाइजर में दवाई डालते हुए कहा। रवि ने उसके हाथ से दवाई खींचते हुए कहा, तुमने सुना नहीं? रवि का चेहरा तमतमा गया था। सुहानी को हैरानी हुई कि बच्चे की नासाज तबीयत से जिस बाप को ज़रा फर्क नहीं पड़ा, उसी व्यक्ति को भाभी की गलत बात से कितना फर्क पड़ रहा है। सुहानी ने चुपचाप कर्ण को बिस्तर पर लिटाया और किचन की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, कर्ण जोर से बिलखने लगा। रवि ने आप देखा न ताओ, कर्ण के गाल पर एक चपत जड़। साला चुप ही नहीं होता, रोता ही रहता है। चुप, एकदम चुप, वरना ये दवाई नेबुलाइजर में नहीं, सीधा तेरे नाक में डाल दूंगा। रवि के इस घिनौने रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ता उठता जा रहा था। कर्ण डर के मारे और जोर से रोने लगा। उसे बिलखता छोड़ सुहानी अपनी जेठानी के तानों को सुलटने निकल पड़ी। बारिश की वजह से अचानक बत्ती चली गई। उसका हृदय कांप उठा। अब कैसे कर्ण को नेबुलाइज करेंगे? बिजली एक बार फिर जोर से कड़की। अंधेरे और बिजली के कड़कने की आवाज़ से ज़्यादा रवि की बातें और लीला का चंडी रूप उसे डरा रहा। लो, आ गई महारानी, बत्ती गुल हो गई, अब आई है मैडम जी, अब अंधेरे में क्या पकाओगी? लीला मुंह बिचकाते हुए अपने कमरे में मोमबत्ती लेकर खिसक गई। उन तीनों के फुसफुसाने की आवाज़ निरंतर जारी थी। सुहानी ने इस सब को नज़रअंदाज किया और चुपचाप चौके में मोमबत्ती जलाकर काम करना शुरू किया। उसने दाल रोटी बनाकर चौके में रख दी। बत्ती अभी भी नहीं आई थी, शायद बारिश में कोई तार टूट गया था। हवा बार बार मोमबत्ती को बुझा रही थी। रसोई का काम पूरा कर वो अपने कमरे की तरफ भागी। रवि ने तुरंत कर्ण को सुहानी की गोद में धकेल दिया। खराब मौसम की वजह से कर्ण की हालत फिर बिगड़ने लगी। वो भूख से भी कुलबुला रहा था। सुहानी ने रवि को डॉक्टर की बात बताई और कर्ण को अस्पताल भर्ती कराने के लिए कहा। इस पर रवि बिलबिला उठा। एक तो बत्ती नहीं है, ऊपर से बारिश और बिजली भी कड़क रही है। ये डॉक्टर भी ना बस पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। बच्चे तो रोते ही रहते हैं। गोदी में रहने की आदत लगा दी है इसको तुमने। खूब समझता हूँ, इसकी ये हालत तुम्हारी लापरवाही से ही खराब हुई है। ऊपर से इसे तुम बारिश में ले गई। तो ऊपर से तुम इसे बारिश में ले गई, सब तुम्हारी गलती है, अब तुम ही भुगतो। रवि के मुंह से मेरा बेटा सुनकर सुहानी को अचंभा हुआ। समय अचंभा करने का नहीं था, समझने का था। दोगलापन और गैर जिम्मेदाराना स्वभाव। सुहानी ने मोमबत्ती की रोशनी में डॉक्टर के पर्चे पर दवाई का नाम पढ़ा।
ताकि वो कर्ण को दवाई दे सके। वो दवाई की शीशी खोलने ही लगी थी कि उसने देखा कि दूसरी खुराक का भी वक्त नहीं हुआ था। दवा की पैकिंग में उसे ड्रॉपर दिखाई दिया। वो ड्रॉपर को हाथ से में लेकर काफ़ी देर तक बत्ती आने का इंतज़ार करती रही। वो सोचना चाह रही थी पर सोच नहीं पा रही थी। कर्ण की सांस लेने की प्रक्रिया बदल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी उखड़ती सांसों को कैसे संभाले। अचानक उसके दिमाग की बत्ती चली। उसने तुरंत सक्शन पंप से दूध निकाला, दवाई का ड्रॉपर धोआ और कर्ण को ड्रॉपर से दूध पिलाने में जुट गई। एक मिनट में कुछ कहना चाहूँगा। कहानी को लंबा जो है लिखने के लिए पिछली जब मैं कथा रंग कार्यक्रम में आई थी तो हमारे आदरणीय आलोक यात्री जी ने कहा था मैं बहुत लंबी कहानियाँ और कविता लिखने की आदी नहीं हूँ, वैसे ये पहली लंबी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद।